हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हमने अभी तक 8 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, स्कोप क्या क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं एंड फीचर्स। बेसिक कंसेप्ट हमने समझने के बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन को। भाई, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर यही पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस को अगर फाइनेंस की नीड है तो उनकी वो नीड कहाँ से फुलफिल होगी और किस तरीके से हमें फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए, ताकि जब हमें फाइनेंस की नीड हो उस टाइम पर हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ऐसे रिसोर्स को हमें पहले ही तैयार रखना चाहिए नीड के टाइम पर, जब उन रिसोर्स को यूज करके फाइनेंस को हम ले सके। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं, तीनों टाइप्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। वो देखो, बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की। फाइनेंशियल डिसीजन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि देखो, पैसे की नीड तो हर एक बिजनेस को होती है, तो इसीलिए फाइनेंस डिसीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो किसके द्वारा लिया जाता है? फाइनेंस मैनेजर के द्वारा लिया जाता है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर डिटरमाइन किया जाता है और ये देखा जाता है कि वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, फाइनेंस डिसीजन लेना है या डिविडेंड डिसीजन लेना है। ठीक है, ये कौन डिटरमाइन करके चलता है? एक कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, और ये तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड फाइनेंशियल डिसीजन के ही 3 पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, मेन पार्ट आपसे अगर पूछा जाए कौन कौन से होंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कंपैरिजन करके चलता है कि जितने उनके पास रिसोर्स है और कितने रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए हैं। जो जितने भी लिमिटेड रिसोर्स होते हैं किसी भी कंपनी के पास, उनको कंपेयर करता है जितने रिसोर्स उस कंपनी ने यूज किए हैं। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है, तो उसके अंदर यही डिसाइड किया जाता है कि हमने कौन कौन से सोर्स, हम कह सकते हैं यहाँ पर सोर्स के अंदर, कि हमने कहाँ पर इन्वेस्ट किया जिससे हमें बेस्ट रिटर्न मिला। हमने कहाँ इन्वेस्ट किया जहां से हमें बेस्ट रिजल्ट मिला। ठीक है, यहाँ पर जो लिमिट रिसोर्स थे और यूजेस ऑफ जो रिसोर्स है, कंपैरिजन यही बताता है कि कौन से रिसोर्स में हमने इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट रिटर्न आया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहा जाता है। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्यों बोलेंगे इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर जितने भी डे टू डे ऑपरेशन होते हैं और एक्टिविटीज होती है, उनका भी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती, डिसीजन होते हैं, उनके अंदर आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वही आपको देखने को मिलेगा। देखो, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द फंड आर इन्वेस्टेड इन द रिसोर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। अगर इधर हम बात करें तो ये कौन से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर? शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर जो ये डिसीजन हमने लिया है, इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी एंड असेट्स, साइज ऑफ असेट, कि यहाँ या तो इस इन्वेस्टमेंट से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या हमारी असेट्स बढ़ेंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर इफेक्ट आपको लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी होगा विद इन 3 ईयर।
ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो प्रॉफिट होगा और लिक्विडिटी हम कितना जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, द एसेंशियल कंटेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग शॉर्ट टर्म पीरियड की अब हम बात कर रहे हैं, वर्किंग जो कैपिटल होती है उसके एसेंशियल कंटेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेकेंड इज रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। कि हमारे पास हमें इन्वेंट्री, जितनी भी इन्वेंट्री है हमारी, उनको हमें यहाँ मैनेज करना है। फिर उसके बाद हमारे पास कितने रिसीव हुआ है, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जितना रिसीव होगा उसको मैनेज करना, और कैश कितना रिसीव, एफिशिएंट कैश हमारे पास कितना है वो मैनेज करना। ओके, सो बात करें हम फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन था, so these are huge number of venture and businesses available in the market for the purpose of investment। कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिजनेसेस देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको वेंचर देखने को मिलेंगे जो मार्केट के अंदर किस लिए अवेलेबल होते हैं, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें एक कि इम्पोर्टेंट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी ईच और एवरी जो वेंचर होते हैं उनको इवैल्यूएट करना, किसके साथ, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, और जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर रिटर्न मिला है उसके ऊपर। अब इसके भी कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करके चलते हैं, वो देखो। फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो, कितना कैश मिला, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखेंगे, कितना हमें कैश मिला है और कितना हमने दिया है बाहर एक टाइम पीरियड के ऊपर, उसको एनालाइज करना। रेट ऑफ रिटर्न, जितना हमने इन्वेस्ट किया था उस किस रेट के ऊपर हमें उससे वापसी रिटर्न मिला है, क्या हमारी जो रेट है वो एक्सेप्टेड थी, जितनी उसके ऊपर मिला उतना ही मिला है या उससे कम मिला है, मीन्स जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद आता है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि हमने जितना भी इन्वेस्ट किया उसको इवेल्युएट करना, कि जितने हमारे पास फैक्टर थे लाइक इंटरेस्ट रेट पे हमने, या जितना हमारे पास कैश हमारे पास आया है जिसके ऊपर जितना हमने पे किया था, सो इन सारी चीजों के ऊपर ही ये बेस होता है जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, कि कब हम इन्वेस्ट करेंगे, जब हमारे को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगी, हमारे पास कैश इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो की बजाय। ठीक है, कैश फ्लो हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, हमारे फेवर में होगा। गॉट इट। देन नेक्स्ट आता है फाइनेंस डिसीजन। सो हमने पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब हम बात करेंगे फाइनेंस डिसीजन की। भाई फाइनेंशियल मैनेजर जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन रिसोर्स को डिसाइड करे जो कि हमारे बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म फंड को बढ़ाए, मीन्स ऐसे रिसोर्स यूज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर के द्वारा जिससे लॉन्ग टर्म फंड इंक्रीज हो, क्या बढ़े, रेज लॉन्ग टर्म फंड, मीन्स अप टू 25 ईयर फंड्स। सो इसके जब हम फाइनेंस डिसीजन लेते हैं तो उसके दो रिसोर्स हम सोर्स यहाँ यूज करते हैं। कौन कौन से सोर्स हो जाएंगे वो, शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। बोरो के अंदर उधार लेने के अंदर आ जाएगा, जहां पर क्या क्या रेज होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। सो देखो डिबेंचर क्या होते हैं, जब हम कोई भी किसी से उधार लेते हैं तो उस केस में जब हम कोई भी सर्टिफिकेट बना के देते हैं तो वही डिबेंचर होता है, या हम कह सकते हैं डेट होता है हमारा, और कोई भी अदर फॉर्म डेट का, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, फाइनेंस डिसीजन के अंदर, जो कि दो मेन सोर्स माने जाते हैं फाइनेंस डिसीजन के, जिनसे लॉन्ग टर्म फंड इंक्रीज होता है, रेज होता है। ठीक है, सो अब यहां पर फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, फर्स्ट अफेक्ट करेगा कॉस्ट। कॉस्ट क्या इन्फ्लुएंस करके चलेगा, कि जिससे हमारे फंड रेज होंगे, क्या होंगे, कि जो कॉस्ट होगा वो क्या करके चलेगा, जितने भी रेज फंड है उनको इन्फ्लुएंस करके चलेगा फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। ओके, सो यही माना जाता है कि ये क्या होता है, एक प्रूडेंट होता है फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, जो सिलेक्ट करके चलते हैं चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या सिलेक्शन, इसको क्या बोल देंगे, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इसको माना जाता है।
ठीक है। उसके बाद रिस्क, भाई लॉन्ग टर्म कोई भी चीज आप देखोगे, फंड देखोगे, तो उसके अंदर रिस्क थोड़ा सा हाई डिग्री पे होता है, डिफरेंट डिग्री पे होता है। हम मान के चले कि हमने कोई भी बोरो फंड लिया है, कंपेरिजन टू शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी कैपिटल, तो उसमें जो बोरोज फंड होते हैं उनमें थोड़ा सा हाई फाइनेंशियल रिस्क होता है। किनमें? बोरोड फंड में हाई रिस्क, हाई फाइनेंशियल रिस्क होता है, किसके कंपैरिजन में? इक्विटी कैपिटल के कंपैरिजन में। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड फैक्टर, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होते हैं? जहां पर हम एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि हमने जो रिसोर्स कितनी कम वैल्यू पे, कितनी लिस्ट वैल्यू के ऊपर उस सोर्स को हमने यूज किया है, सिलेक्टेड जो हमारा सोर्स है वो किस लिस्ट कॉस्ट के ऊपर है। ओके। देन नेक्स्ट फैक्टर आता है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि क्या हमारी जो कंपनी है उसकी कैश फ्लो पोजीशन सही है। कैश फ्लो पोजीशन कब सही होगी? जब इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा होगा। आउटफ्लो के अंदर हम एक्सपेंसेस को देखा, जहां पर हमने पैसा बाहर दिया है, इनफ्लो जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आया है। ठीक है। सो इन्हीं के बीच में कंपैरिजन करके चलता है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कैश फ्लो पोजीशन किसी भी बिजनेस की बढ़ती है, स्ट्रोंग है कैश फ्लो, तो उस कंडीशन में जो डेट होंगे वो कम होंगे, और जो हम ज्यादा से ज्यादा जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है वही बढ़ेगा, जिस वजह से फंड रेज करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ही आता है। अगर अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन रहा हमारा तो क्या होगा? कैश इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो की बजाय। ओके। सो नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट। भाई जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी हाई ऑपरेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं कि हाईली हमें फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट ही देनी पड़ती है, क्योंकि जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उनके अंदर ही ज्यादा पैसा लगता है। तो कहाँ से रेज होती है हमारी? कोई भी इक्विटी होगी या लोअर डेट, जो भी हमने बेटर डिसीजन लिया है फाइनेंसिंग का उसके द्वारा बढ़ा देती है ना ये जो हमारे फंड है उनको। ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशन, इसका ये कैसे फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करके चलेगी, कि जो हमारी कंपनी है जितने भी डेट फाइनेंसिंग है, अगर वो चाहे किसी, जितने किन को प्रेफर करके चलता है? जितना भी डेट है, फाइनेंसिंग डेट है, इफ इट वांट टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस विद द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि जो हमारे पास जितने भी शेयर होल्डर हैं अगर उनके ऊपर पूरा तरीके से कंट्रोल है, तो वहां पर जो डेट फाइनेंसिंग है उसमें रिस्क ज्यादा नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड कंपनी इज रेडी टू लूज कंट्रोल, इट रेज फंड फ्रॉम इक्विटी। अगर भाई कंपनी ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया शेयर होल्डर से, तो उस वजह से क्या होगा? इक्विटी के से हमारे फंड्स रेज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके। देन नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट, कि जो कैपिटल मार्केट के अंदर कौन सी पोजीशन पे है हमारा बिजनेस। जब कोई भी बूम पीरियड आता है उस टाइम पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं किसी भी इक्विटी के अंदर। बूम टाइम पीरियड पे इन्वेस्टमेंट रेडी होंगे, बट इन केस ऑफ डिप्रेशन जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं? कोई भी सेकंड ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई पहले ही लॉस में है, लॉस में कौन पैसा लगाना चाहेगा? कोई नहीं लगाना चाहेगा ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं किसको? फाइनेंशियल डिसीजन को। ओके। देन लास्ट हमारा आता है थर्ड, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं किसी भी कंपनी के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सो जो ये डिसीजन होगा किस टाइम पर लिया जाएगा, जो ये डिसीजन होगा ये रिलेट करके चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग वेरियस ग्रुप। जितने शेयर होल्डर हैं उनके बीच में हमें कितना डिविडेंड बांटना है। क्या क्या डिसाइड करके चलेंगे? इफ ऑल प्रॉफिट आर टू बी डिसअपेयर्ड, अगर सारा, कब होंगे डिसीजन कितना डिविडेंड देना है? ये डिसीजन देखेंगे कि क्या कंपनी ने अपना सारा प्रॉफिट डिसपेड कर रखा है या कोई भी प्रॉफिट छुपा के रखा है कंपनी ने। सो सेकंड क्या हो जाएगा? वेदर ऑल अर्निंग विल बी रिटेन इन द बिजनेस, जितने भी अर्निंग है वो बिजनेस के अंदर ही रहेगी। कोई भी इम्प्लॉय या कोई भी हम कह दे सीईओ वगैरह कोई भी लेवल का, कोई भी हाई लेवल के पर्सन, वो वहां से उस अर्निंग को
अपने पास पर्सनली नहीं रखेंगे, वो बिजनेस की ही अर्निंग मानी जाएगी। ठीक है, सो वेदर अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विल बी रिटेन इन द बिजनेस एंड द रिमाइंडर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, कि जितना प्रॉफिट का पोर्शन बिजनेस के अंदर रखना है उसको रख लेंगे जो कि फर्दर काम आए, और जितना बचेगा उसको शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। ये सारे के सारे जो तीनों पॉइंट है, इन्हीं के बेस पर क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। अब बात करें कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करके चलेंगे। अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि भाई कितनी अर्निंग हुई है उस बिजनेस को, तो उसी का हिस्सा, तो उसी का प्रॉफिट का हिस्सा तो क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो जो अर्निंग होती है वो मेजर डिटरमिनेंट होती है डिविडेंड डिसीजन का, कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी अर्निंग, कि क्या अर्निंग हमारे स्टेबल है या कभी ज्यादा कभी कम वाली कंडीशन है। सो ये सारी की सारी जो स्टेबिलिटी होती है, कि जो पोजीशन होती है जो हायर डिविडेंड को डिसाइड करके चलती है, या हम कह दें कि लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड की रेट को मेंटेन करके चलती है, और किसके ऊपर बेस होती है, कौन अफेक्ट करके चलेगा, स्टेबिलिटी अर्निंग। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, क्या डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है वो सेम रेट के ऊपर किया जाता है अपने शेयर होल्डर को या नहीं, ये मेंटेन करना। जो डिविडेंड की स्टेबिलिटी है ये यही मेंटेन करके चलते हैं कि जो डिविडेंड होता है पर शेयर के ऊपर किसी भी कंपनी के द्वारा वो सेम रेट पे डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये कैसे अफेक्ट करके चले ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करके चलती है, रिटेन करके चलती है। ठीक है, जहां पर कि उस कंपनी के अंदर हमें कहां पर इन्वेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कहां पर हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। अगर प्रॉफिट में से हमने ये सोचा कि उस प्रॉफिट को हम कहीं अगर हमें इन्वेस्ट करने की नीड है, वहां पर इन्वेस्ट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वो क्या होगा कि कम मात्रा में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, कैश फ्लो पोजीशन भी, अगर किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी है किसी भी कंपनी के अंदर ज्यादा, तो ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा, कम है तो कम डिविडेंड दिया जाएगा। तो जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर शेयर होल्डर को एक ये डिसाइड नहीं किया जाता कि कितना प्रॉफिट पे किया जाएगा, ये डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, सो जो कैश फ्लो पोजीशन है वो भी अफेक्ट करके चलते हैं जब डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस के अंदर क्या होगा, कोई भी मैनेजमेंट होती है कंपनी की, वो ये कंसिडरेशन करके चलती है कि शेयर होल्डर को, शेयर जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो कितना एक्सेप्ट करते हैं हमारे से डिविडेंड का, उनकी क्या एक्सेप्टेशन है। ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिविडेंड दिया जाएगा। ओके, देन उसके बाद आती है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या बताती है कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री इनकम होती है कि शेयर होल्डर के लिए। बट जो कोई भी कंपनी है उस प्रॉफिट, अगर कोई भी उसको प्रॉफिट होता है तो वो टैक्स पे करती है। सो जो कंपनी ने टैक्स पे किया है वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट में से ही काटा जाएगा, उसी को काटने के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट। लीगल कॉन्स्ट्रेंट क्या होगा कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है, कोई भी प्रोविजन वगैरह होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा, वो कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कंसंट्रेट। कॉन्ट्रेक्चुअल जो कंसंट्रेट होता है आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना के चलती है, जितने भी उनके लैंडर होते हैं उनके साथ क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट बना के चलेंगी किसके रिस्पेक्ट में, कि उन्हें कितना फ्यूचर के अंदर कितना डिविडेंड पे करना है। सो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही वो डिविडेंड पे करेंगे, उससे कम ज्यादा पे नहीं करेंगी। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर दो पॉइंट होते हैं, बुल एंड बियर। देखो, बुल भैंसा और बियर भालू। बुल क्या होता है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और बियर क्या हो जाएगा, भालू, जो नीचे झुका होता है, दैट मीन क्या होगा, लॉस।
स्टॉक मार्केट के अंदर बुल और बियर की जो मार्केट होती है जिसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं, अगर बुल पे होगा मींस बुल मार्केट होगी, दैट मीन प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उस टाइम पर डिविडेंड डिसीजन ज्यादा लिया जाएगा। सो कह सकते हैं कि लॉस के डिसीजन में क्या होगा, लेस डिविडेंड होगा, या हो सकता है कि डिविडेंड पे भी ना किया जाए। जो प्रॉफिट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाई डिविडेंड पे किया जाएगा। गॉट इट, क्लियर है? सो होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि तीनों जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है, इन तीनों का कैसे इफेक्ट पड़ता है। और जब हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करके चलेंगे। गॉट इट? सो स्टूडेंट, होप आज की वीडियो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। आज यहीं पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।